नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओएसी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के लिए बैलेंस रिएक्शन जरूरी नहीं है। बैलेंस रिएक्शन जरूरी नहीं है। बैलेंस रिएक्शन नॉट नीडेड। जब स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि बैलेंस रिएक्शन जरूरी था। अगर बैलेंस नहीं रहेगा कोई रिएक्शन तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोल बाई उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करना होता है। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन जरूरी नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जिसमें तुम रिएक्शन ही नहीं लिख पाओगे, और जब रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तो फिर उसका बैलेंस कैसे करोगे। वो उस तरह का रिएक्शन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भी कि जिसमें रिएक्शन ही नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो बैलेंस कैसे कर पाएंगे। तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, पीओएसी से बना देना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से बना देना चाहिए। ठीक है, अब चलो देखो किस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं जिसका बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें एक और क्लू दिया होता है। उसमें क्या होता है कि कोई एटम के बारे में बताया रहेगा कि ये एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, बस यही क्लू है। अगर कोई एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए तो पीओएसी उसी पे अप्लाई करेंगे, वही एटम पे अप्लाई करेंगे। और क्या अप्लाई करेंगे कि वो एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इसका मतलब उसका मोल रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम हो जाएगा। तो पीओएसी एक तरह से क्या है, ये एक अनदर फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जिसके तहत अगर कोई एलिमेंट रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो उसका दोनों तरफ मोल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देख लेंगे इसको, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास according to which number of mole of an element in reactant and product will be same। reactant side और product side नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब? जब वो एलिमेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं KClO3 से KCl प्लस O2। ठीक है, और इसमें हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि KClO3 का Cl जो है KCl का Cl में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है। जब ये एज्यूम किए कि KClO3 का Cl KCl का Cl में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब पीओएसी Cl पे ही अप्लाई करेंगे, क्लोरीन पे ही अप्लाई करेंगे, और किसी एटम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीओएसी किस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया हो। तो यहाँ पे पीओएसी क्लोरीन एटम पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई पीओएसी ऑन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम पे पीओएसी अप्लाई कर देंगे, और क्लोरीन एटम पे पीओएसी अप्लाई करेंगे, इसका मतलब टोटल मोल ऑफ क्लोरीन इन KClO3 इक्वल टू टोटल मोल ऑफ क्लोरीन इन KCl। ठीक है, जब क्लोरीन एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं। और पीओएसी मतलब यही कि जितना मोल उसका रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मोल कहाँ होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि KClO3 में क्लोरीन का कितना मोल है, तो KClO3 में क्लोरीन एक ही है ना, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3। ये हम लोग कहाँ सीखे थे, देखो जैसे हम लोग बताए थे कि C2H6 का अगर 2 मोल है ना, तो कार्बन का कितना मोल रहेगा, तो क्या बताए हुए हैं कि 2 इंटू 2 कितना मोल होगा, 4 मोल। अगर कोई नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हो पीछे का। ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं पीछे, नंबर ऑफ मोल वाले में बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था, इस कंसेप्ट का भी क्वेश्चन था। और हाइड्रोजन का कितना मोल हो जाएगा, 6 इंटू 2 मतलब 12 मोल हो जाएगा, है ना। तो क्या देख रहे हैं कि अगर पूरे का मोल 2 है तो कार्बन का मोल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो 4 मोल आ गया। तो उसी तरह टोटल मोल ऑफ क्लोरीन इन KClO3, क्लोरीन का टोटल मोल निकालना है, तो क्लोरीन इसमें कितना है, 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, तो टोटल मोल ऑफ क्लोरीन इन KClO3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन 2 रहता तो क्या करते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह इधर में KCl में कितना क्लोरीन है, एक ही है, तो 1 इंटू
नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl। ठीक है, 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ तो कंसेप्ट के लिए लिख दिए हैं कि क्लोरीन 1 है तो 1 लिख दिए, अगर 2 रहता था 2 इंटू इतना कर देते। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 का जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहा है उस तरह से करो। अगर मास दिया हुआ है तो मास बाई मोलिकुलर मास करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लगा दो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। ये 1 यहाँ पे लिखे हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए, ऐसे अगर लिखना होता है तो नहीं लिखते 1, वो तो अंडरस्टूड होता है ना, नहीं भी लिखते हैं तो 1। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखे भाई कि अप्लाई किए POAC का कौन एटम पे, क्लोरीन एटम पे। क्लोरीन एटम पे POAC का अप्लाई हुआ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि क्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड से कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट साइड में। अब हम लोग थोड़ा अप्लाई कर देते हैं POAC ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, तो अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। इतना अगर तुम लोग अच्छे से समझे होगे तो फिर इस पे POAC ऑक्सीजन एटम पे POAC अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो इतना पे पॉज करके एक बार कर लो। अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट नीचे में अपने से लिख दो और उसके बाद देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो POAC अप्लाई करना है ऑक्सीजन एटम पे, इसका मतलब क्या अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड से कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट साइड में। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, टोटल मोल ऑफ, एकदम इसी का फॉलो करेंगे, टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, ये रिएक्टेंट साइड का हो गया, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2, टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2। अरे कोई कोई KCl लिख रहा है, अरे भाई KCl में ऑक्सीजन कहाँ है, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो ना लिखोगे जी। अब टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, KClO3 में कितना ऑक्सीजन है, 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, ये हो गया इक्वल टू O2 में कितना ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। ठीक है, अब उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला लगे, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लगे लगा दो तुम। तो ये हो गया POAC अप्लाई करने का तरीका। तो POAC में एक अच्छा बात क्या है कि बैलेंस रिएक्शन जरूरी नहीं है। तुमको जब कोई क्वेश्चन रहेगा और तुमको लगे कि इसका हम रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, जब रिएक्शन ही नहीं लिख सकते हैं तो बैलेंस कैसे करेंगे। दूसरा, उसमें एक और ये क्लू दिखे कि कोई एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो समझ जाना वहाँ पे POAC अप्लाई होगा। POAC अप्लाई करना, ये स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद फिर उसका ये लगाना, और फिर आराम से फार्मूला लगा देंगे, मोल का जो भी पूछ रहा होगा या जो दिया होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या देखे अभी हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वाज ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट मतलब बताया था ना, जो बहुत कम मात्रा में यूज हो उसी को क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। ये भी एक तरह का रिएक्टेंट ही होता है लेकिन कम मात्रा में यूज होता है। तो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वाज ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जब रिएजेंट मिला रहे हैं, वो रिएजेंट का नाम भी नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि हाँ इसमें बहुत सारा रिएजेंट मिला है। जब रिएजेंट मिला है तो इसका जो कार्बन है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका कार्बन में पूरा कन्वर्ट हो गया। तो कैलकुलेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में दोनों क्लू मिला। एक तो ये कि तुम रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, कैसे रिएक्शन लिखोगे, तुम K2CO3 लिख दोगे प्लस सीरीज ऑफ रिएजेंट में क्या लिखोगे जी तुम। अरे तुमको रिएक्शन लिखना है तो कुछ रिएक्टेंट का नाम लिखना होगा ना, सीरीज ऑफ रिएजेंट में तुम क्या लिखोगे। तो एक तो ये भाई कि तुम रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, और दूसरा बोल रहा है कि कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ है कार्बन। तो दोनों से क्या पता चला कि POAC का अप्लाई करेंगे, POAC का अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, एक तो मास दिया हुआ है K2CO3 का 27.6 ग्राम, दूसरा और मोलर मास दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछ रहा है। तो कौन एटम कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ है, कार्बन। तो अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम, अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम पे POAC अप्लाई करेंगे
तो अब थोड़ा अगर देखो, पॉज करके ट्राई करो, अगर बन सके तो बनाओ। ऐसे बहुत कम चांस है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई तो करो यार। पीओएसी अप्लाई करके देखो ना कार्बन एटम पे, अगर लिखा जाए बनने तो अच्छा बात है, बनाओ। नहीं बने तो फिर देख लेना। तो अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन एटम, इसके तहत हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मोल ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल टू टोटल मोल ऑफ कार्बन इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड यही ना भाई, तो इन कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। टोटल मोल ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल टू टोटल मोल ऑफ कार्बन इन क्या, कम्प्लेक्स कंपाउंड। पीओएसी अप्लाई हुआ है तो यही होगा, और रिएक्टेंट में K2CO3 रहेगा, इसमें रिएजेंट मिला तो प्रोडक्ट में ये बना, तो दोनों का मोल बराबर हो ही जाएगा। अब इसमें देखो कार्बन कितना है K2CO3 में, एक लिखे ना लिखे कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है लिख देते हैं, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू, अब टोटल मोल ऑफ कार्बन इन कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड ये है, तो इसमें कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ देखो भाई 6, अब बाहर में 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना 12, तो 12 इंटू, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे 6 है और फिर बाहर में 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ K2CO3 का मास कितना दिया है 27.6, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो सीधे 27.6। अब बाई मोलिकुलर मास, K2CO3 का मोलिकुलर मास दिया हुआ है 138 इक्वल टू 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मास ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, मास ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड अब बाई मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास कितना है 698, ठीक है। अब मास ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड को अकेले करेंगे, ये सबको एक तरफ करके सॉल्व कर देंगे, तो मास ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड अकेले करेंगे, तो मास ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड इक्वल टू 27.6 इंटू 698 बाई 138, ये 12 इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा नीचे में, है ना, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, 138 से 2 बार में कटेगा, 2 से ही 6 हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 38, 6 6 जार 36, फिर 20, तो 6 3 जार 18, काफ़ी है इतना, 116.3 बाई 10, एक डिजिट पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11.63 ग्राम, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या चीज़ से बनाए, पीओएसी का यूज करके बनाए। तो पीओएसी में यही देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मोल रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सॉल्यूशंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सॉल्यूशंस क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के एक जैसा दिखने लगे तो उसी को सॉल्यूशंस बोलते हैं। एक बार और, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के एक जैसा दिखने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे एक बॉटल में पानी रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिए, अच्छे से मिला दिए, अब कोई को दिखाओ तो क्या उसमें चीनी और पानी अलग अलग देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो कोई कोई सोचता है ना खाली पानी में ही कुछ मिलाओगे ना और वो एक जैसा दिखने लगेगा ना तो सॉल्यूशंस बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो कहीं पे बालू गिरा हुआ है, एक ट्रक बालू गिरा हुआ है, घर से तुम थोड़ा सा नमक ले जाओ और उसमें नमक मिला दो, ठीक, और नमक मिला के अच्छे से इधर उधर कर दो, एकदम थोड़ा सा नमक यार, थोड़ा सा ले गए नमक, अब मिला दिए उसमें, अब दूर खड़ा होके देखो तुम
तो क्या तुमको बालू नमक सॉल्यूशन दिखेगा क्या? तुमको पता है कि अरे बालू था एक ट्रक और तुम थोड़ा सा नमक मिलाए, लेकिन बालू नमक तुमको नहीं दिखेगा, सिर्फ बालू दिखेगा। अब तुम कोई और उस जगह खड़ा है या फिर घूम रहा है तो उससे पूछो कि उसमें देखिए तो थोड़ा कुछ दिख रहा है क्या, कि बालू ही खाली दिख रहा है, बोलेगा बालू ही दिख रहा है। लेकिन तुमको पता है कि तुम थोड़ा नमक भी मिलाए हो उसमें, तुमको पता है कि वो बालू नमक सॉल्यूशन है, लेकिन उसको खाली कैसा दिख रहा है, बालू जैसा दिख रहा है। इसका मतलब वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जो एक जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने पे अगर एक जैसा दिखे तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी दो सब्सटेंस को मिला देंगे तो उसको सॉल्यूशंस बोलेंगे, कंडीशन है कि एक जैसा दिखना चाहिए, है ना। अब घर में जैसे नमक रखा हुआ है, हैं, 1 kg वाला डब्बा में थोड़ा सा नमक है, इतना नमक है, 250 ग्राम नमक है। तुम बाहर से बालू उठा के ले गए, 1/2 kg बालू उठा के ले गए लगभग, और उन नमक का डब्बा खोल के उसमें मिला दो अच्छे से। अब मिला के उसके बाद मम्मी से पूछो कि मम्मी देखिए तो एक जैसा दिख रहा है, ये सॉल्यूशंस है कि नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं। नमक का डब्बा है ना, खाली आपको नमक दिख रहा है कि नहीं। तो मम्मी पहले तो अच्छे से खचकारेगी और उसके बाद बताएगी नहीं इसमें नमक नहीं है, नमक और बालू दोनों है। वो क्लियर कट दोनों दिखेगा मम्मी को, नमक भी दिखेगा और बालू भी दिखेगा। अरे यार 250 ग्राम नमक था, उसमें तुम ½ kg बालू मिलाओगे तो वो एक जैसा नहीं दिखेगा जी, नमक और बालू दोनों दिखेगा तुमको। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हुआ, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बोलना, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने पे अगर एक जैसा दिखे तो उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या? सॉल्यूशंस। देख लो, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। एग्जांपल क्या हो जाएगा? साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पहला नंबर हो जाएगा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अभी देखें ही कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यही लिखा हुआ है पहला नंबर में कि ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा नंबर, जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे तुम 2 चीज अगर मिलाए या 3 चीज मिलाए तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका साइज बहुत छोटा होगा, उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होगा। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तीसरा नंबर, सॉल्यूशन अगर तुम फिल्टर पेपर से ढालते हो तो वो खूब आराम से पास हो जाएगा, है ना। और सॉल्यूशन का पार्टिकल्स आंख से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाएगा। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है, तुम शुगर सॉल्यूशन बना दिए, पानी में तुम चीनी मिला दिए और उसके बाद कोई को दिखाओ कि देखो तो इसमें चीनी पानी दोनों दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, वो सॉल्यूशन दिखेगा, चीनी तुम अलग नहीं देख सकते हो। आंख से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। तो 3 में क्या लिखा हुआ है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास हो जाता है। और लास्ट है सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है। सॉल्यूशन खूब स्टेबल होता है क्योंकि खूब अच्छे से मिला रहता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आज जब कोई चीज खूब अच्छे से मिला रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। तो इसीलिए सॉल्यूशन खूब स्टेबल होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन खाली समझ के रखना है अच्छे से, कायदे से, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि सॉल्यूशन, यार वो तो डिफिनीशन बोलोगे तो वो अंडरस्टूड है कि उसमें आ ही गया होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा नंबर, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। तीसरा नंबर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। चौथा नंबर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आंख से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाता है। और लास्ट है, सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है। वो नंबरिंग में इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा नंबर बोल के ये बोले हैं, चौथा नंबर बोल के ये बोले हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। ये सब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग के सिलेबस में है 11 और 12 दोनों में, जो सॉल्यूशन हम लोग का जो सिलेबस में है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो यही लिखा हुआ है हेयर,
वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो क्लास 11th और 12th में जो हम लोग का सिलेबस में है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, और क्लास 11 12 में ही नहीं, जेई मेंस नीट ये सब में भी बाइनरी सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। तो कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन आए दिल में दो बात आ जाना चाहिए, एक उसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ऐसे तो मिला सकते हैं कितना भी सब्सटेंस मिला के एक जैसा दिखे तो उसको सॉल्यूशंस बोलोगे, लेकिन जो सिलेबस में है वो किसके बारे में है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट बात कि अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना देखेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं। तो मेथड टू डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का तरीका कहाँ, तो सॉल्यूशन में। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, हालांकि ये पहले भी पढ़े होगे, 9-10 में भी पढ़े होगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का तरीका। बड़ी सिंपल तरह से सर बता देते हैं कि जो पानी है वो सॉल्वेंट, अब बाकी जो चीज़ मिला रहे हो उसमें सॉल्यूट। ऐसा मत बोलना, अब इस तरह से बोलना जिस तरह से हम बोल रहे हैं, उसी तरह से सोचना जैसे हम सोच रहे हैं, फिर अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहेगा 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना आना चाहिए, और ध्यान से सुनना इसको दो पार्ट में, और ऐसा सुनना कि दिमाग में आए, बस खाली सुने जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा आना चाहिए दिमाग में कि अपने से भी सोच सके। देखो सोचना भी है, जब बोला जा रहा है ना तो उसको सोचना भी है, अपना दिमाग में चलना चाहिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, नहीं बस खाली देखे जा रहे हैं फिर क्या मतलब है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीखेंगे, तो देखो इसका दो पार्ट में बांट के समझेंगे। पहला पार्ट जब दोनों का फेज सेम हो, और दूसरा पार्ट जब दोनों का फेज डिफरेंट हो। फेज मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बोल रहे हैं कि फेज सेम है, इसका मतलब अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड है, इसका मतलब हुआ फेज सेम। और फेज डिफरेंट है मतलब एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है या गैस है, इसका मतलब फेज डिफरेंट हुआ। तो कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना होना तो इसको दो पार्ट में बांट के देखोगे, एक पहला जब दोनों का फेज सेम हो, और दूसरा जब दोनों का फेज डिफरेंट हो। ठीक है, दिमाग में की ये, पहला जब दोनों का फेज सेम हो और दूसरा जब दोनों का फेज डिफरेंट हो। अगर दोनों का फेज सेम होगा तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। दिमाग में कर लो, अगर दोनों का फेज सेम होगा तो जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। हो गया। और अगर दोनों का फेज डिफरेंट होगा तो उस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज देखेंगे। भाई दो चीज है ना, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो अगर दोनों का फेज डिफरेंट आ गया तो उस केस में जो सॉल्यूशन बना उसका फेज देखेंगे। जो सॉल्यूशन का फेज होगा वही फेज इधर में सॉल्वेंट हो जाएगा, वही फेज वाला इधर में सॉल्वेंट हो जाएगा और दूसरा सॉल्यूट हो जाएगा। प्लीज दिमाग में अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना है तो कितना पार्ट में बांट के देखेंगे, दो पार्ट में। पहला जब दोनों का फेज सेम हो, और दूसरा जब दोनों का फेज डिफरेंट हो। दोनों का फेज सेम होगा तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। और जब दोनों का फेज डिफरेंट रहेगा तो उस केस में सॉल्यूशन का फेज देखेंगे। जो सॉल्यूशन का फेज होगा वही फेज वाला इधर में सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। ठीक है, एक बार पॉज करके दिमाग में कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। लैंग्वेज नहीं रटना है, कंसेप्ट दिमाग में रखना है। तो थोड़ा देखते हैं इसको। है केस 1, इफ फेज ऑफ बोथ कंपोनेंट इज सेम, तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, विच वन इज ग्रेटर इन एक्सटेंट, जो ज्यादा मात्रा में है, और सॉल्यूट विच वन इज लेसर इन एक्सटेंट। अगर दोनों कंपोनेंट का फेज सेम रहे तो जो ज्यादा मात्रा में रहे उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मात्रा में रहे उसको सॉल्यूट बोलते हैं। केस 2 देखो, इफ फेज ऑफ बोथ कंपोनेंट इज डिफरेंट,
तो सॉल्वेंट द कंपोनेंट हुज फेज इज सेम एज दैट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज है वही वाला इधर में सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो दूसरा बच जाएगा द अदर वन, उसको कथी बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला का एग्जाम्पल कि जब दोनों का फेज सेम होगा, तो उसका बताए थे कि घर में नमक है रखा हुआ डब्बा में, और उसमें बालू ला के रख दो, और सॉल्यूशन बनाना है तो कम बालू ला के रखो। ये नहीं कि फिर आधा केजी बालू रख दोगे तो फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा जी, उसको सॉल्यूशन थोड़े ना बोलेंगे। तो नमक रखा हुआ है, उसमें एकदम थोड़ा सा बालू, एकदम थोड़ा सा एक चुटकी बालू जो है ना ला के रख दिए, उसमें मिला दिए अच्छे से। उसके बाद मम्मी से पूछो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, बोले हाँ ये तो नमक है, एकदम अच्छा है, एकदम टाटा साल्ट है। लेकिन तुमको पता है कि इसमें तुम थोड़ा बालू भी मिलाए हो, तो बालू जो था वो सॉलिड तुम जो मिलाए, और नमक जो घर में था वो भी सॉलिड, तो दोनों का फेज सेम है और दिख रहा है एक जैसा। तुम मम्मी को देखा है, पापा को देखा है, सबको देखा है, बोला अरे नमक है यार ये, लेकिन तुमको पता है कि तुम थोड़ा बालू भी मिलाए हुए हो, तो तुमको पता है कि तो नमक बालू सॉल्यूशन है, लेकिन सब खाली क्या बोला लेकिन नमक है। अब तुम सोचो कि नमक बालू सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? तो नमक भी सॉलिड है, बालू भी सॉलिड है, इसीलिए जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट होगा। तो तुम कम मात्रा में क्या मिला है, बालू, एक चुटकी मिला एकदम, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में है नमक, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जब दोनों का फेज सेम रहे तो जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉल्यूट। लेकिन वही जब दोनों का फेज डिफरेंट रहे, तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल इधर में शुगर है, इधर में वाटर है, ठीक, शुगर को पानी में डाल दिए तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका फेज देखना है कि पहले पहचानना है कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। शुगर सॉल्यूशन बन गया ना, तो शुगर सॉल्यूशन कैसे बना, शुगर और वाटर से, तो इसी में पहचाना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो ऐसे ही मत पहचानो, कभी भी तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचाना हो तो सबसे पहले फेज देखो, दोनों का फेज देखो। तो शुगर का फेज सॉलिड होगा, शुगर सॉलिड होगा, तो शुगर का फेज लिख दो ऐसे सॉलिड। पानी का फेज जाहिर सी बात है लिक्विड होगा, और शुगर सॉल्यूशन का फेज, पानी चूंकि ज्यादा था उसलिए शुगर सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अब देखो जब दोनों का फेज डिफरेंट है, दोनों का फेज डिफरेंट है ना, उसीलिए सॉल्यूशन का फेज देखे। अगर दोनों का फेज सेम रहता तो सॉल्यूशन का फेज नहीं देखते, तब फिर सीधे जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉल्यूट बोल देते। लेकिन यहाँ पे दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट है, उसीलिए सॉल्यूशन का फेज देखे। सॉल्यूशन का फेज क्या हो गया, लिक्विड, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और ये दूसरा वाला जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या देखे कि दोनों का फेज डिफरेंट है। जब दोनों का फेज डिफरेंट है तो सॉल्यूशन का फेज देखे, जो सॉल्यूशन का फेज आया उसी को सॉल्वेंट बोल दिए, और दूसरा सॉल्यूट हो गया। एक और एग्जांपल देखो, ड्राई ब्रिक्स, सूखा ईटा है, ठीक है, मार्का रहता है ना ईटा पे दिया हुआ है, ये ब्रिक्स वो ब्रिक्स, अपना जो भी नाम रहता है कंपनी का उस हिसाब से दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ड्राई ब्रिक्स, सूखा ईटा, और इधर में पानी, पानी, ठीक है। शहर वगैरह में जो घर बनता है ना, तो उस केस में सीधे ईटा आता है, पानी पाइप से पटा दिया जाता है मोटर चालू करके, और फिर जोड़ दिया जाता है, उससे थोड़ा मजबूती मिलता है ईटा को, और फिर उसके बाद जोड़ैया करके भी डेली डेली पानी पटाया जाता है। लेकिन गांव में जब घर बनता है ना, तो उस केस में अब तो खैर गांव में भी मोटर वगैरह का यूज होने लगा है, लेकिन पहले क्या करता था कि एक ड्राम में पानी रख देता था, ईटा जब आता था पहले उस ड्राम में रख देता था, है ना, ईटा को, और फिर कुछ देर बाद निकाल के बाहर रख देता था। इससे माना जाता था कि पानी एब्जॉर्ब किया, जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो ईटा का मजबूती क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके बाद फिर जब जोड़ैया हो जाता था तो उस पर तो पानी पटाया ही जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ड्राई ब्रिक्स है, इसको पानी में डाला गया, पानी में डाल के फिर निकाला गया, तो इधर में हो गया वेट ब्रिक्स।
थोड़ा सा हल्का सा गीला ईटा हो गया, वेट ब्रिक्स हो गया, ठीक है, वेट ब्रिक्स हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन तो बना, अरे यार ये पानी, ईटा में पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया जी। और ऐसा नहीं कि तुमको पानी अलग दिखेगा, ईटा अलग दिखेगा कि लो पानी अलग कर लो, नहा लो फिर उसे, नहीं ऐसा नहीं है जी, एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों में कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा? तो कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचाना और डायरेक्ट नहीं पहचानते हैं, पहले फेज देखते हैं। तो ड्राई ब्रिक्स का फेज सॉलिड, ठीक, इसका फेज लिक्विड, दोनों का फेज क्या आ गया? डिफरेंट। जब दोनों का फेज डिफरेंट आ जाए तो किसका फेज देखना चाहिए? सॉल्यूशन का। तो इसका फेज सॉलिड। अरे यार ईटा को तुम पानी में डालोगे तो घुल उल थोड़े ना जाएगा, लिक्विड थोड़े ना बन जाएगा, सॉलिड ही रहेगा ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो सॉलिड। इधर में सॉल्यूशन में जो फेज है वो सॉलिड है, इसलिए इधर में सॉलिड वाला फेज को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो दूसरा वाला बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो ओवरऑल सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का क्या कंसेप्ट देख लिए कि फेज देखते हैं, अगर दोनों का फेज सेम हो तो जो ज़्यादा मात्रा में रहे उसको सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में रहे उसको सॉल्यूट। और अगर दोनों का फेज डिफरेंट हो तो सॉल्यूशन का फेज देखेंगे, जो सॉल्यूशन का फेज होगा वही वाला इधर में सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। कर लो दिमाग में पॉज करके, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। हम लोग का सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का कितना कंपोनेंट होता है? 2 कंपोनेंट होता है। कौन कौन? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना देखें, लैंग्वेज याद नहीं करेंगे, पहचानने आना चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे। कोई पूछे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानोगे तो बता सके, बोल सके, अपने से बोल सके कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, तब जाके कंसेप्ट बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले पढ़ते क्यों है ये देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे इधर में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सत्तू मिला दो, और इधर में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू मिला दो, तो ये भी सत्तू सॉल्यूशन, ये भी सत्तू सॉल्यूशन। इस दोनों में कौन सा सत्तू सॉल्यूशन को तुम अच्छा बोलोगे? तो इस सत्तू सॉल्यूशन को अच्छा बोलोगे, क्योंकि उसमें 2 चम्मच है। तो 2 चम्मच सत्तू मिला हुआ, इसका मतलब कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। अरे इसमें तो 2 चम्मच सत्तू मिला हुआ है, अरे इसलिए नहीं, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं? तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं। अगर हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म्स ज्यादा, इसका मतलब समझ जाना कि सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा। तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कितना तरह से करते हैं? तो बहुत सारा तरह से सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सारा तरह से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें से 7 गो मोस्ट कॉमन है। 7 गो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। कितना कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है? 7 गो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। तो तुमसे कोई पूछे कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं, तो क्या बोलोगे? सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कितना तरह से कर सकते हैं? तो बहुत तरह से कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कितना है? 7। तो पहला नंबर मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, खूब अच्छे से दिमाग में रखना, एकदम ना भूलना। पहला नंबर मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? तो देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, एक बार और, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए उसी को मोलरिटी बोलते हैं। एक बार लैंग्वेज में सुनना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। कभी भी कोई पूछे ना कि मोलरिटी क्या होता है, बता देना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो डिफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो तुमसे कोई पूछे कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई। इसका यूनिट क्या होगा मोलरिटी का, तो देखो नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, MOL मोल। अब वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ये स्मॉल एल लिखे हैं, ये कैपिटल एल लिखे हैं, मोल पर लीटर। या मोलरिटी का यूनिट कैपिटल M भी बोल सकते हो, कैपिटल M को मोलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोलर पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो तुमसे कोई पूछे मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ तो क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर या कैपिटल M। कैपिटल M को क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना है, पहला नंबर इसमें नोट में कि फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कभी भी डाइल्यूशन आए ना दिल में लाना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो भाई, जैसे कोई सब्सटेंस है, उसका जितना अमाउंट, मतलब जितना मोल पहले है उतना ही अमाउंट डाइल्यूशन करने के बाद भी रहेगा, पानी मिलाने के बाद भी रहेगा। जैसे एक बिस्किट ले लो पार्ले जी का, ठीक, एक गिलास में रख दो, अभी तुमको दिख रहा है एक बिस्किट, जितना कंपोजिशन उस बिस्किट का है, अब तुम उस गिलास में पानी भर दो, उतना ही कंपोजिशन पानी भरने के बाद भी रहेगा। तो कभी भी डाइल्यूशन टर्म सुनना तो दिल में लाना एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, पानी मिला देना। अगर कोई चीज में पानी मिला दे रहे हैं इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। तो भाई डाइल्यूशन का कंडीशन क्या है कि जितना अमाउंट डाइल्यूशन से पहले रहेगा उतना ही अमाउंट डाइल्यूशन से बाद में रहेगा। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूशन कर देंगे तो एक बिस्किट इधर में रहेगा तो 4 बिस्किट बन जाएगा, तो फिर मजे रहता है जी। एक बिस्किट पार्ले जी का लाता और उसमें पानी मिला मिला के फिर सुखा देता, फिर 4 गो बिस्किट बना देता है। ऐसा नहीं होता है, जितना अमाउंट पहले है उतना ही अमाउंट बाद में भी रहेगा। तो इससे हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ मोल को अगर अकेले करोगे, अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल ना, नंबर ऑफ मोल को अकेले करोगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं। तो डाइल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में डाइल्यूशन टर्म सुनना ना और मोलरिटी दिया रहे, मारना धर के M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 और V1 मतलब पहले का मोलरिटी पहले का वॉल्यूम डाइल्यूशन से, M2V2 बाद का मोलरिटी बाद का वॉल्यूम, कब का, कब से बाद का, डाइल्यूशन के बाद का। तो ध्यान में रखना है, डाइल्यूशन जैसे ही आए दिल में आना चाहिए एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और डाइल्यूशन का कंडीशन क्या है, कोई पूछे डाइल्यूशन का कंडीशन क्या है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन में कैसे पकड़ते हैं, कभी भी डाइल्यूशन टर्म सुनना ना, माना धर के मोलरिटी दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है ऐसा करके कुछ रहे तो M1V1 इक्वल टू M2V2। दूसरा कंडीशन है फॉर एसिड प्लस एसिड, फॉर एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस। देखो भाई, एक एसिड इस बर्तन में इतना अमाउंट में रखा हुआ है और फिर दूसरा एसिड तुम इसी बर्तन में इतना अमाउंट में रख दिए, तो फाइनल तो इतना हो जाएगा ना जी। तो ये क्या करोगे, M1V1 इसका मान लो, इसका M2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MFVF। MF मतलब फाइनल मोलरिटी, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो इस एसिड का और इस एसिड का जोड़ दोगे तो फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम दोनों एसिड माने, दोनों अगर बेस भी मानोगे तो यही सिचुएशन, दोनों का जुड़ जाएगा। तो एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस का कंडीशन क्या है, तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MFVF, है ना, MFVF। भाई M1V1 क्या है, तो पहला का जो एसिड होगा उसका अमाउंट, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो उसका अमाउंट। M2V2 क्या है, तो दूसरा का एसिड जो होगा उसका अमाउंट, इक्वल टू MFVF, तो मिक्सचर का अमाउंट, फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम।
तो ये एसिड प्लस एसिड, या कभी भी दो एसिड मिला रहे या दो बेस मिला रहे तो उसके लिए यही लगा देंगे M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MFVF। तीसरा है एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस का क्या कंडीशन होगा, देखो जैसे इतना एसिड है, ठीक है, इतना एसिड है, इसमें क्या किए, इतना अमाउंट बेस मिला दिए, ऊपर से ढाल दिए इतना अमाउंट बेस, तो इतना एसिड भी तो था ना, तो ये एसिड और बेस मिलके तुम जानते हो साल्ट बन जाता है, तो इतना अमाउंट तो साल्ट बन गया, तो बच तो गया यही वाला पार्ट ना जी। तो क्या हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MFVF। एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाना है ना जी। तो मान लो एसिड ज्यादा है बेस कम है, तो जितना बेस है उतना एसिड को तो न्यूट्रल कर देगा, तो बचेगा तो इतना ही एसिड ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF। अभी हम माने हैं कि एसिड ज्यादा है बेस कम है, हो सकता है एसिड कम हो बेस ज्यादा हो, तो उस केस में ठीक है बेस के लिए M1V1 ले लेंगे यार, तो जो भी ज्यादा रहे उसके लिए M1V1 ले लो, माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF आ जाएगा। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस के लिए क्या हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF। तुमसे कोई पूछे MF क्या है तो क्या बोलोगे, फाइनल मोलरिटी, VF क्या है तो फाइनल वॉल्यूम। तो अच्छे से दिमाग में रखेंगे तीनों कंडीशन, कहीं भी डाइल्यूशन आ जाए तो M1V1 इक्वल टू M2V2 दिमाग में आ जाना चाहिए। एसिड प्लस एसिड आए या बेस प्लस बेस आए तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MFVF, और एसिड प्लस बेस आए तो M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में कर लो यार, फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। डिफिनीशन भी याद रख लेना, लेकिन पहले फार्मूला अभी दिमाग में रख लो कि क्वेश्चन समझ में आए बने, है ना। तो मोलरिटी का फार्मूला पूछेंगे तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पॉज करके थोड़ा एक बार देख लो ना इतना, है ना, अच्छे से एक बार थोड़ा दिमाग में कर लो फार्मूला, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखना। देखते हैं इसका क्वेश्चन भाई। 149 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो तुम क्या करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहना पहले सबसे पहले गिवन लिख देना चाहिए। मास कितना दिया हुआ है 149 ग्राम, वॉल्यूम 10 लीटर, ये लिख दो गिवन। उसके बाद मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी का फार्मूला लगा दो, उसके बाद पुट पट करके बनाओ। पॉज कर दो, पॉज करके देखो बना के, बन जाए तो बहुत अच्छा बात, बन जाना चाहिए, इजी है, और अगर नहीं बने तब फिर देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया कि मास कितना लिख दोगे 149 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर दिया हुआ है, और मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी का फार्मूला लगा दोगे। मोलरिटी का फार्मूला अगर कोई बिना फार्मूला लिखे हुए बनाए होगे तो अच्छा बात नहीं है, या बनाने का सोचते होगे तो ठीक बात नहीं है, फार्मूला जरूर लिखना। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है KCl का है, कि ये डिजॉल्व किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट KCl हो गया। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 149 बाई मोलिकुलर मास। अरे भाई नंबर ऑफ मोल, जब मास दिया रहता है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है मास बाई मोलिकुलर मास। कोई कोई तो सीधे रखता है 149 है बाई 10, 14.9 निकाल के खूब खुश रहता है, मत करना यार। वैसे जब मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास दिया हुआ है 149, अब बाई मोलिकुलर मास किसका KCl का। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, दो गुना कर दो 38 होता है 39, याद किए हुए हैं पीछे। तो 39 प्लस क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, दुगुना करो 34 होता है 35.5। तो वो आई क्या हो गया मास, अब बाई का थी मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल हो गया, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10, तो ये 10 रख दो। अब इसको सॉल्व करो 149 बाई, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74.5, और डिवाइडेड बाई 10 है तो नीचे ही रह जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 10 है मतलब डिवाइडेड बाई 10 बाई 1, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 है ना, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है भाई।
149 से 745 5 बार में कटेगा। देखो ना, 5 9 45, 4 5 24, 5 5 टू 7, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 यूनिट मोल पर लीटर या कैपिटल एम, ये दोनों में से कुछ भी दे दो। कैपिटल एम यूनिट दे रहे हो, इसका मतलब इसको क्या पढ़ोगे, मोलर, क्या पढ़ोगे, मोलर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, इसको अपने से गिवन लिखो, पॉज करके बनाओ, उसके बाद मिलाना, बहुत ज़्यादा चांस है कि बन जाएगा यार, ये तो बनाना है। ठीक है, बनाओ एकदम अच्छे से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ाना नहीं है जी। पॉज करके आराम से स्टेप बाय स्टेप गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, फिर बनाओ। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, मास 117 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, और क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। तो मोलरिटी का फार्मूला लगा देंगे। मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, चाहे तो नाम भी दे सकते हैं सॉल्यूट का, NaCl है ना, और सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 117, बाई मोलिकुलर मास, अरे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मास बाई मोलिकुलर मास होता है ना भाई, तो बाई मोलिकुलर मास। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500, मिलीलीटर में है, और लीटर में रखना है ना, तो मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए बाई 1000, अगर 1 लीटर रहता और उसको मिलीलीटर में करना होता तो इंटू 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। यहाँ पे मिलीलीटर में लीटर से करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिए। अब इसको 117 बाई, कोई कोई को तो आराहे नहीं होता, इसको एकदम काटेगा, अरे यार पहले सीधा कर लो, काटे रहना ना आराम से। तो 117 बाई, इसको जोड़ोगे तो 58.5, और डिवाइडेड बाई इतना है तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000/500। अब काटो ना यार 500 से 2 बार में, ठीक है, 58.5 से ही 2 बार में कट जाएगा, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, है ना। तो 58.5 से 50 से 100 हो जाएगा, और 8.5 से 17 हो जाएगा, तो 117 2 बार में कट गया, है ना। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट कैपिटल एम। कोई बच्चा अगर मोल पर लीटर दे देगा गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। कैपिटल एम का फुल फॉर्म क्या है, मोलर। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कितना तरह से कर सकते हैं, बहुत तरह से कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन कितना है, 7। उसमें पहला नंबर क्या पढ़े, मोलरिटी, क्या पढ़े, मोलरिटी। अब 2 में पढ़ेंगे मोललिटी, दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे, मोललिटी। मोललिटी क्या होता है देखते हैं। वो देखो, मोलरिटी क्या होता था, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता था, इसमें क्या होगा, मोलरिटी में 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। फिर से एक बार, मोलरिटी किसको बोलेंगे, 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसी को मोलरिटी बोलेंगे। एकदम खूब अच्छे से दिमाग में रखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको मोलरिटी बोलेंगे, और 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको मोललिटी बोलेंगे। तो देखो मोलरिटी का, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी। 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको मोलरिटी बोलेंगे। मोलरिटी का फार्मूला है ना, मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यही हो गया मोलरिटी का फार्मूला। फिर से एक बार, मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है भाई, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा स्मॉल एम। मोलरिटी का यूनिट क्या होता था, कैपिटल एम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। कैपिटल एम को पढ़ते थे मोलर, इसको पढ़ेंगे मोलल, क्या पढ़ेंगे, मोलल। स्मॉल एम को क्या पढ़ेंगे, मोलल। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, थोड़ा पहले इसका फार्मूला दिमाग में रख लो, मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और एक चीज सुन लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन पे अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान से यार जवाब देना है इसका, देख के।
एक सॉल्यूशन है, इसका मास दिया हुआ है 500 ग्राम। कितना ग्राम? 500 ग्राम। इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस है, उसका मास दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक, तो तुम बताओ कि ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलेंगे कि सॉल्वेंट बोलेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? इस सॉल्यूशन का मास कितना है? 500 ग्राम। इस सॉल्यूशन में एक सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का मास कितना है? 5 ग्राम। तो इस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोले कि सॉल्वेंट बोले? तो इस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 500 ग्राम के रेस्पेक्ट में 5 ग्राम बहुत कम है, और जो बहुत कम मात्रा में रहता है उसको सॉल्वेंट, सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? तो भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो ये कम मात्रा में है तो ये सॉल्यूट हो गया, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 5, 495 ग्राम। 495 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनना। कोई सॉल्यूशन है, इसका मास दिया हुआ है 225 ग्राम। 225 ग्राम। इस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस है, उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम। तो बताओ इस सब्सटेंस क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ कि सॉल्वेंट हुआ? तो ये सब्सटेंस क्या होगा? सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में है, तो ये सब्सटेंस हो गया सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो 225 माइनस 10, 215 ग्राम, 215 ग्राम। हमको लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो जब सॉल्यूशन 225 ग्राम है, उसमें एक कंपोनेंट 10 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 225 माइनस 10 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये लिखना नहीं है कॉपी में, ये इसे समझने के लिए था, लिखना यही है, इसी के नीचे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना? तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चन भाई। ठीक है, मोललिटी का पॉज करके अपने से बनाओ। ठीक है, कुछ नया नहीं है, अपने से बना सकते हो। आराम से गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, बनाओ, और उसके बाद देखो आगे। अगर आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर देख लो डिटेल में। 518 ग्राम ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 518 ग्राम। कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम, है ना, जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 180। फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन में कुछ समझे? सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 518 ग्राम, ग्लूकोज का मास दिया हुआ है 18 ग्राम, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये कम है ना जी, तो ये ग्लूकोज क्या हो गया? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक तो ग्लूकोज होगा और दूसरा पानी होगा। एक्वास मतलब यही ना कि सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 518 ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम, तो मास ऑफ पानी कितना हो जाएगा? 518 माइनस 18। तो मास ऑफ पानी, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो अंडरस्टूड सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा। तो 518 माइनस 18, तो कितना हो गया? 500 ग्राम। चलो पहले तो गिवन लिख दिए भाई हम लोग, गिवन दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ था, मास ऑफ पानी लिख दिए 500 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी है। अब हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है? 18। अरे जब मास दिया रहता है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास 18 और बाई मोलिकुलर मास कितना? 180, है ना, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी का मास कितना दिया हुआ है? 500।
केजी में करना है ना जी, 1 kg में 1000 ग्राम, तो केजी को ग्राम में करना होता था 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ग्राम से केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड। अब इसको ठीक कर लेंगे, 18/180 और डिवाइडर में इतना है, इंटू करेंगे तो 1000/500, 500 से ही 2 बार में कट गया, 18 से ही 10 बार में कट गया, 2/10 मतलब 0.2, कोई कोई करोड़ धर के काट देता है 1/5 और फिर लाता है यार 2/10 सीधे 0.2 लिखो, यूनिट क्या दोगे, स्मॉल m, हो गया आंसर। स्मॉल m का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मोलल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके अपने से बनाओ फिर देखोगे अच्छा रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन 225 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम, तो जाहिर सी बात है एक्वस सॉल्यूशन है तो दूसरा क्या होगा, पानी होगा इसमें, तो मास ऑफ पानी 225 माइनस 5। अरे भाई सॉल्यूशन तो दो ही चीज से मिलकर बना होगा ना, एक यूरिया और दूसरा एक्वस है तो मतलब पानी, तो यूरिया का मास 5 ग्राम है तो बाकी इसमें क्या होगा, पानी होगा, तो 225 माइनस 5 220 ग्राम। क्या तुमको लगा निकालना है, मोलालिटी, मोलालिटी का फार्मूला लगाओ, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ, यूरिया, जो कम मात्रा में रहता है जाहिर सी बात है वो सॉल्यूट हो जाएगा था यूरिया, तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है 5, बाई मोलिकुलर मास यूरिया का कितना दिया हुआ है 60, मास बाई मोलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल होता है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 220 और केजी में करना है तो बाई 1000, इसको 5/60 इंटू करोगे तो 1000/220, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है ना, 2 से ही 5 हो जाएगा, 2 से ही 3 हो जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 5 या 25 और नीचे में 22 इंटू 3 66, डिवाइड करोगे 66 में 25, डिसिमल दोगे 250 हो जाएगा, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, क्रॉस मार जाएगा, 4 6 जार 24, 2 4 6 जार 24 और 2 26, क्रॉस मार गया ना तो 3 बार में लगेगा, 3 6 जार 18 1, 3 6 18 119, 10 से 8 2, 14 से 9 5 और ये खत्म, 520 हो गया है ना। अब 6 8 जार 48, 6 9 जार तो बहुत आगे चल जा रहा है, तो 8 6 जार 48 4, 8 6 जार 48 और 4 52, क्रॉस मार गया ना 8 6 बार में, तो 8 बार में क्रॉस मार गया तो यहाँ कितना 7, तो 7 से लग जाएगा, तो अब काहे आगे करने जाएंगे, ले आएंगे इतना 0.37, तो 0.37 यूनिट क्या दे देंगे, स्मॉल m, हो गया यही आंसर। ठीक है, अब क्यों यहाँ ये थोड़ा ना तुमको भेजना है जी बोर्ड ऑफिस में कि लीजिए देखिए हम डिवाइड किए हैं, ये तो तुमको रफ में करना है, तो जैसे ही देखे कि अरे 8 से आगे बढ़ गया मतलब 7 से तो लगवे करेगा, तो 0.37 लिख दिए यहाँ पे, यूनिट क्या दे दिए, स्मॉल m। ठीक है भाई, तो इतना अच्छे से ही याद करना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा मंथन करना कि क्या क्या पढ़े हैं, है ना, क्या क्या पढ़े हैं, ये मंथन करना जरूरी होता है, और डेली डेली ना जो जब चैप्टर चल रहा है ना तो डेली डेली उसको उसका पेज पलटा जाता है, डेली डेली एक बार स्टार्टिंग से देखा जाता है। आज जैसे अभी हम लोग देखें कि C2H6 वो POAC वाले में कि C2H6 बताए थे कि बैक में बताए थे कि C2H6 का अगर 2 मोल था, कार्बन का कितना था 2 × 2 4 मोल, तो जैसे KClO3 का था तो KClO3 में क्लोरीन का कितना टोटल मोल कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन का ये नंबर 1 है तो 1 × नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, तो पेज पलटा जाता है जी, डेली डेली पेज पलटने से दिमाग में रहता है, सब टर्म सब दिमाग में रहता है ना, फॉर्मूला दिमाग में रहता है, तो फिर अच्छा लगता है आगे का पढ़ने में, और पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे का अच्छे से समझ में नहीं आता है, फिर मन उदास होता है, फिर इधर बकते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि यही नहीं समझ में आता है, वही नहीं समझ में आता है, अरे यार कैसे समझ में आएगा, तुम अच्छे से पीछे का रिवीजन ही नहीं करोगे तो तुमको पीछे का अच्छे से कायदे से याद रहना चाहिए, ठीक, और रिवीजन पैटर्न अच्छा रहना चाहिए जी, डेली डेली रिवीजन करना चाहिए, एक बार पेज पलटना चाहिए, मंथन करना चाहिए, है ना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे ही नहीं अच्छा हो जाता है, मेहनत करने से अच्छा होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।